नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज हम भारत माता के उस महान सपूत, प्रखर राष्ट्रवादी और अदम्य साहस के प्रतीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वो एक विचार थे, एक क्रांति थे, और उससे भी बढ़कर एक सच्चे देशभक्त थे। यदि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो उसमें डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान की खुशबू महक रही है। जब जब इस देश की अखंडता पर संकट आया, वो एक फौलादी दीवार बनकर खड़े हो गए। जब कश्मीर को देश से अलग करने की साजिशें हो रही थी, तब उन्होंने सिंहनाद किया था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतना ही नहीं, आज अगर बंगाल भारत का हिस्सा है, तो उसके पीछे भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर मुखर्जी नहीं होते, तो शायद पश्चिम बंगाल पाकिस्तान में मिल गया होता और आज बांग्लादेश का हिस्सा होता। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से डॉक्टर मुखर्जी की सूझबूझ और अटल इरादों की वजह से बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने का जिन्ना का सपना चकनाचूर हो गया। आज आपको बताएंगे कि जब 1947 में कांग्रेस इस देश का विभाजन कर रही थी, तब डॉक्टर मुखर्जी ने पाकिस्तान का ही विभाजन कर दिया था। यह वो सच है जो आज से पहले इस देश की आम जनता को कभी नहीं बताया गया। इसलिए आज पूरा सच में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके इस महान योगदान के एक एक राज को खोला जाएगा। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। विचार कभी मरते नहीं, और जो राष्ट्र निर्माण के लिए जीते हैं, वो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। ये पंक्तियां भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संपूर्ण जीवन का सबसे सटीक दर्पण है। क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए जो विचार उन्होंने देश की चेतना में बोया था, आज 125 साल बाद भी उनके विचारों की चमक वैसी ही ताज़ा है और जैसी दशकों पहले हुआ करती थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आज पूरा देश इस महानायक के योगदान, उनकी दूरदर्शिता और उनके विराट व्यक्तित्व का उत्सव मना रहा है। उन्हें याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट और विशेष लेख के जरिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें भारत के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में से एक बताया। पीएम मोदी ने अलग अलग क्षेत्रों में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की एकता और अखंडता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और विरासत पर संपादकीय लेख के माध्यम से शिक्षाविद, कुलपति, मंत्री और राजनेता के रूप में उनका एक अलग अलग आयाम का जो योगदान था, उसका जिक्र किया और राष्ट्र निर्माण के उनके विजन को देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना उनके प्रयासों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आज पूरा राष्ट्र कृतज्ञ मन से अपने इस महान दूरदृष्टा को याद कर रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर कोलकाता के मिलन मेला प्रांगण में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कोलकाता में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी याद में 125 फीट ऊंची गगनचुंबी भव्य प्रतिमा के निर्माण की आधारशिला रखी और भूमि पूजन किया। एक ऐसी प्रतिमा का निर्माण होगा जो आने वाली पीढ़ियों को उनके महान विचारों की याद दिलाती रहेगी ये प्रतिमा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मुखर्जी के पैतृक आवास भी वो गए और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो जम्मू की वादियों में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज देश का हर कोना डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र प्रथम के संकल्प को दोहरा रहा है। और पीएम मोदी ने अपनी वीडियो संदेश में राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने की दिशा में डॉक्टर मुखर्जी के प्रयासों का जिक्र किया। तो पहले आप सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर हम आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कालजयी उपलब्धियों के पन्ने पलटेंगे और बताएंगे कि कैसे उन्होंने एक नए समृद्ध अखंड भारत की नींव रखी थी। पूरे के पूरे बंगाल को ही भारत से अलग करने की साजिश रची रही थी।
तब डॉक्टर मुखर्जी इन साजिशों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो गए। उन्होंने जनमत तैयार किया, राजनीतिक संघर्ष किया और यह सुनिश्चित किया कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा बना रहे। और तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हुंकार भरी थी। उनके शब्द थे, कांग्रेस देश भाग कोरे छे, आमी पाकिस्तान के भाग कोरे छी। यानी कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया और मैंने पाकिस्तान का ही बंटवारा कर दिया। तो सुना आपने, अगर आज बंगाल भारत का हिस्सा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक महानायक का योगदान है और उनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हां, अगर डॉक्टर मुखर्जी नहीं होते तो पश्चिम बंगाल 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया होता और आज ये बांग्लादेश में होता। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना और उसकी मुस्लिम लीग कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन उनके रास्ते में चट्टान बनकर खड़े हो गए थे डॉक्टर मुखर्जी। बंगाल के इस लाल ने पाकिस्तान बनने से पहले ही पाकिस्तान का विभाजन करवा दिया और पश्चिम बंगाल को अलग करवाकर करोड़ों हिंदुओं की जान बचा ली। लेकिन कितने शर्म और दुख की बात है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस महान योगदान को कांग्रेस और वामपंथियों के इकोसिस्टम ने हमेशा देश की जनता से छुपा कर रखा। लेकिन आज हम इसका पूरा सच आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताएंगे। तो ये बात अगस्त 1946 की है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए 16 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। यह वो दिन था जिस दिन कलकत्ता में हजारों हजार हिंदुओं का खून बहाया गया। इसके बाद भी जिन्ना के चेलों का मन नहीं भरा और अक्टूबर 1946 में बंगाल के नोआखली में हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार किए गए। उस समय पूरे बंगाल में जिन्ना की मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ था शहीद हुसैन सोहरावर्दी, जिसे हम बंगाल के कसाई के नाम से जानते हैं। इसी बीच 1947 की शुरुआत में माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए और जल्द ही करीब करीब यह तय हो गया कि अब भारत का बंटवारा अवश्य होगा और पाकिस्तान एक अलग देश बनकर ही रहेगा। अब आगे जो हम आपको बता रहे हैं उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए। जिन्ना और मुस्लिम लीग पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती थी। चूंकि बंगाल मुस्लिम बहुल था, इसलिए जिन्ना का दावा मजबूत नजर आ रहा था। तब यूनाइटेड बंगाल में मुस्लिम आबादी 54% थी, वहीं हिंदुओं की आबादी 42% थी। यानी यूनाइटेड बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक थे और हिंदू अल्पसंख्यक थे। जहां तक जनसंख्या के वितरण की बात है तो राज्य के पश्चिमी हिस्से यानी पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे, वहीं पूर्वी बंगाल जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है वहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे। इतना ही नहीं, 250 सदस्यों वाली बंगाल विधानसभा में भी मुस्लिम लीग 113 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी और बंगाल की सत्ता पर भी मुस्लिम लीग का कब्जा था। जाहिर है, ऐसे में अगर विधानसभा में वोटिंग होती कि बंगाल को किस देश का हिस्सा बनाना है तो मुस्लिम लीग और उसकी सहयोगी पार्टियां जो कि बहुमत में थीं वो पूरे बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने का फैसला बड़े आराम से ले लेती। लेकिन जिन्ना और मुस्लिम लीग के इस प्लान को रोकने का जिम्मा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने कंधों पर ले लिया। उन्होंने बंगाली हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए ऐलान किया कि भारत के विभाजन के पहले बंगाल का विभाजन किया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल को कोलकाता समेत एक अलग राज्य बनाया जाए। जाहिर है, हिंदू बहुल बंगाल का यह हिस्सा भारत में मिलने वाला था, जबकि बंगाल अगर एक रहता, यूनाइटेड रहता, तो मुस्लिम बहुल होने की वजह से, जो बंगाल मुस्लिम बहुल था उसकी वजह से वो पाकिस्तान का हिस्सा बनता। तो बंगाल विभाजन की मांग को लेकर अप्रैल 1947 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी पार्टी हिंदू महासभा के बैनर तले बंगाली हिंदू मातृभूमि आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर बंगाली हिंदू ने समर्थन दिया और जब यह आंदोलन पूरे उफान पर था तब बंगाल के सबसे बड़े अखबार अमृत बाजार पत्रिका ने 23 अप्रैल 1947 को एक सर्वे प्रकाशित किया। सर्वे था ये।
इस सर्वे में 5.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 99.4 यानी 99.4% हिंदुओं ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। इससे पता चलता है कि उस समय बंगाली हिंदू लगभग सर्वसम्मति से बंगाल के विभाजन के पक्ष में थे। हिंदुओं की बंगाल विभाजन की मांग को लेकर शुरुआत में गांधी जी और पंडित नेहरू असमंजस में थे, लेकिन सरदार पटेल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 13 मई 1947 को कोलकाता के सोदपुर में गांधी जी से मुलाकात की और उनसे पूछा कि क्या वो ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जिसमें बंगाल ना हो। आखिरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कोशिशों का असर हुआ और गांधी जी और पंडित नेहरू ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि बंगाल विभाजन के लिए चलाए जा रहे हिंदू महासभा के इस आंदोलन में कांग्रेस भी जुड़ गई, शामिल हो गई। और इस आंदोलन के दौरान हिंदू महासभा और कांग्रेस ने पूरे बंगाल में 76 बड़ी सभाएं की, जिनमें से 5 सभाएं संयुक्त रूप से आयोजित की गई, यानी इसमें हिंदू महासभा और कांग्रेस ने मंच साझा किया। ये बात आज के कांग्रेस के नेताओं को जरूर पता होना चाहिए, जो सुबह शाम दिन रात पानी पी पी कर हिंदू महासभा को कोसते रहते हैं। आखिरकार 20 जून 1947 को वो घड़ी भी आ गई जब बंगाल विधानसभा में विभाजन पर वोटिंग होनी थी। पहली बैठक में मुस्लिम लीग के बहुमत में होने की वजह से बंगाल विधानसभा में पाकिस्तान के पक्ष में फैसला आ गया, लेकिन इसके बाद माउंटबेटन योजना के तहत हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल के 79 सदस्यों के बीच अलग से वोटिंग करवाई गई, जिसमें 58 सदस्यों ने भारत के साथ मिलने पर वोट दिया और इस तरह से पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बन गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान से छीना, उससे जिन्ना को बहुत निराशा हुई। उसने कहा कि कलकत्ता के बिना यह बंगाल मेरे किसी काम का नहीं है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के हिस्से में ढाका समेत सिर्फ पूर्वी बंगाल आया, जिसे उसने पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया और आज इसे बांग्लादेश कहा जाता है। और यह सब हो पाया सिर्फ एक इंसान की बदौलत, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। बंगाल के विभाजन के पक्ष में जब आंदोलन चल रहा था, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कहा था, उसे आज की पीढ़ी को जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने 5 अप्रैल 1947 को हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित रैली में कहा था कि बंगाली हिंदुओं की संपत्ति, जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, धर्म और महिलाओं की गरिमा आज खतरे में है। यह केवल विभाजन का सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आगे कहा कि मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहती है क्योंकि वो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बंगाल का विभाजन इसलिए चाहते हैं ताकि मुस्लिम लीग पूरे बंगाली हिंदू समाज को अपनी गिरफ्त में ना ले सके और बंगाली हिंदुओं को उसका हक मिल सके। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अडिग संकल्प ने बंगाल के बड़े हिस्से को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखा और उनके इस अभूतपूर्व कार्य से खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वो उनके प्रशंसक बन गए एक तरह से, जिसके बाद महात्मा गांधी की सलाह पर पंडित नेहरू ने उन्हें स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शामिल कर लिया और उन्हें देश के सबसे महत्वपूर्ण विभाग उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो आज जब पूरा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है, तो उनके राजनीतिक संघर्षों के इतर उनके उस विजन को भी याद करना बेहद जरूरी है, जिसने आधुनिक भारत के औद्योगिक ढांचे को आकार दिया। तो स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में डॉक्टर मुखर्जी का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 6 अप्रैल 1950 तक रहा। देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने महज 2.5 साल के कार्यकाल में देश को उन बुनियादी उद्योगों का उपहार दिया जो आज भी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज जिस आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, उसका वैचारिक बीज जो है वो दशकों पहले डॉक्टर मुखर्जी ने ही बोया था। आजादी के तुरंत बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्पष्ट थी, औद्योगिक दिशा चुनने की थी। डॉक्टर मुखर्जी ने 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति तैयार की और देश के सामने उसे रखा, जिसका मुख्य केंद्र सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का संतुलित विकास था। डॉक्टर मुखर्जी दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि बिना बुनियादी और भारी उद्योगों के भारत कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। उनके कार्यकाल और उनकी व्यक्तिगत पहल पर कई ऐतिहासिक परियोजनाओं की शुरुआत हुई। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड,
जैसी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की नींव रखी गई। देश को खाद्यान्न संकट से उबारने और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए उनकी पहल पर सिंदरी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का गठन किया और सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट देश का पहला बड़ा खाद्य कारखाना बना। रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की शुरुआत की और विमानन क्षेत्र को मजबूती देने के लिए HAL हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का भी पुनर्गठन किया गया। उन्होंने भारी उद्योगों की स्थापना के साथ ही छोटे उद्योगों के विकास को भी प्राथमिकता दी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। हथकरघा और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प को संरक्षित करने पर भी जोर दिया। तो देश के पहले उद्योग मंत्री के रूप में उनका विजन संकीर्ण नहीं बल्कि बहुत व्यवहारिक था। 125वीं जयंती के इस अवसर पर जब देश उनके राष्ट्रवाद को सलाम कर रहा है, तब भारतीय उद्योग जगत भी उनके इस विजन का ऋणी है, जिसने उन्हें आत्मनिर्भरता के आसमान तक का रास्ता दिखाया। तो नेहरू मंत्रिमंडल में डॉक्टर मुखर्जी ने शानदार काम किया था, जैसा हमने आपको बताया, लेकिन 2.5 साल के अंदर ही उनके और पंडित नेहरू के संबंध बिगड़ गए और डॉक्टर मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्या हुआ था कि आखिर डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू का जो मंत्रिमंडल था उसे छोड़ दिया? इसका पूरा सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आपको यह पता चलेगा कि डॉक्टर मुखर्जी को बंगाल के हिंदुओं और भारत के हितों की कितनी चिंता थी। तो ये बात 1949 की है। पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में हिंदुओं पर जबरदस्त अत्याचार हो रहे थे। कुछ जानकारों के मुताबिक इन दंगों में 50,000 से ज्यादा बेगुनाह हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। इसी से डरकर लाखों लाख हिंदू अपना सब कुछ छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आ रहे थे। इस घटना से पूरे देश में गुस्से का माहौल था। देश की आम जनता पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग कर रही थी और जनता की भावनाओं को देखते हुए 4 नवंबर 1948 को नागपुर में सरदार पटेल ने भी पाकिस्तान को युद्ध की धमकी दी थी। वहीं बंगाल से आने वाले मुखर्जी भी बंगाली हिंदुओं पर होने वाले इस अत्याचार से आहत और नाराज थे। लिहाजा उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू को 3 सुझाव दिए। पहला ये कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम जनसंख्या की अदला बदली हो। दूसरा सुझाव यह था कि अगर अदला बदली नहीं की जा सकती तो पूर्वी पाकिस्तान से उसके हिस्से का 1/3 जमीन जो है वो मांगी जाए, जहां विस्थापित बंगाली हिंदुओं को बसाया जाए। और तीसरा सुझाव यह था डॉक्टर मुखर्जी का नेहरू को कि अगर पाकिस्तान फिर भी तैयार नहीं होता तो पूर्वी पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई की जाए, यानी पूर्वी पाकिस्तान पर हमला बोला जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सलाह एकदम सही थी। नेहरू को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन शांति के मसीहा जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान से समझौता करना, एग्रीमेंट करना ज्यादा जरूरी समझा। दोनों देशों के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के साथ 8 अप्रैल 1950 को एक समझौता किया गया, जिसे नाम दिया गया नेहरू लियाकत पैक्ट। इस समझौते से पहले नेहरू ने अपनी कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण सहयोगी थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कोई सलाह नहीं ली। इसी से नाराज होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अपना इस्तीफा देने के बाद 19 अप्रैल 1950 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद के खचाखच भरे हॉल में जो कहा था वह 76 साल बाद पूरी तरह से सच साबित हुआ है। उन्होंने जो कहा था उसे आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था कि हिंदू बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल आना जारी रखेंगे और जो आ गए हैं वो लौटने को तैयार नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो मुस्लिम चले गए हैं वो अब वापस पश्चिम बंगाल लौटेंगे। नेहरू लियाकत समझौते के मुताबिक जो हमने वादा कर लिया है उसके बाद मुसलमान भारत नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी और हमारे देश के भीतर भयंकर टकराव होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कहा था वो पूरी तरह से सच साबित हुआ। नेहरू लियाकत समझौता पूरी तरह से सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि इस समझौते के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके। 1941 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में 28% हिंदू आबादी थी और आज ये आलम है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ 8.5% ही हिंदू बचे। ऊपर से बांग्लादेश के लाखों की तादाद में बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठिए भारत की ओर आ गए हैं और नतीजा यह है कि आज पश्चिम बंगाल में 27%, करीब करीब कहते हैं 30-34% मुसलमान हैं। यानी पश्चिम बंगाल में हिंदू शरणार्थियों का बोझ तो झेला ही पश्चिम बंगाल ने, साथ ही साथ उसे मुस्लिम घुसपैठियों का बोझ भी झेलना पड़ रहा है। आज के हालात देखकर यह एहसास होता है कि बंगाल में जनसंख्या की अदला बदली का श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सुझाव पूरी तरह से सही था।
आप भी सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस्तीफे को लेकर क्या कुछ कहा था। मैंने वो इस्तीफे का पत्र देखा है जो पहली कैबिनेट से उन्होंने दिया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू और लियाकत, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ। नेहरू लियाकत समझौते का जब डॉक्टर मुखर्जी ने अध्ययन किया, उन्होंने कहा इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान, उसमें जो हिंदू रह गए हैं इनकी कोई चिंता ही आपने नहीं की। भारत में रह गए मुसलमानों की तो चिंता की, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हुए हिंदू की कोई चिंता नहीं की। ये समझौता एक तरफा है, इसलिए मैं आपके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुखर विचार। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? हाँ बुखार भी है? हाँ। कमजोरी भी? अरे हाँ। और वजन भी घट रहा है? हाँ भाई हाँ। ये टीबी के लक्षण हैं, जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। टीबी का जल्दी पता लगाना और पूरा इलाज करना बहुत जरूरी है। आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां टीबी की आधुनिक जांच और इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर रखना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी पड़ी, और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस से 410 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की और वो इसके पहले संस्थापक अध्यक्ष बने। भारतीय जनसंघ को आज भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नाम से जाना जाता है। और सरकार छोड़ने के बाद भी डॉक्टर मुखर्जी अक्सर संसद के अंदर राष्ट्र हितों और हिंदू हितों से जुड़े मुद्दे उठाते थे। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर उन्होंने नेहरू सरकार को घेरा। डॉक्टर मुखर्जी के तीखे और तथ्यपरक भाषणों से कई बार पीएम नेहरू भी संसद के अंदर असहज हो जाते थे। मिसाल के तौर पर डॉक्टर मुखर्जी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के प्रबल समर्थक थे, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से नेहरू यूसीसी पर बात ही नहीं करना चाहते थे, जबकि इसके उलट नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आ गई। इसका विरोध करते हुए डॉक्टर मुखर्जी का कहना था कि सारे कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों बनाए जा रहे हैं और मुसलमानों को छूट क्यों दी जा रही है। डॉक्टर मुखर्जी बार बार पूछ रहे थे कि एक देश एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए। समान नागरिक संहिता के पक्ष में दलील देते हुए महान नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में 17 सितंबर 1951 को जो कहा था उसने नेहरू सरकार की बोलती बंद कर दी थी। मुखर्जी ने कहा था कि एक ही पत्नी रखने का कानून क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए ही उचित है? एक पत्नी रखने का कानून सभी नागरिकों पर लागू होना चाहिए। मैं हिंदू कोड बिल बनाने वालों की कमजोरी जानता हूं, उनमें मुस्लिमों के कानूनों को छूने की हिम्मत नहीं है, लेकिन जब आपकी मर्जी हो आप हिंदुओं के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। तो यही बात थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह से विरोध किया उसकी वजह से ही नेहरू सरकार को हिंदू कोड बिल जो है
वो वापस लेना पड़ा। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।